नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि एएलपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। बहुत लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं रेलवे में एम्प्लॉय हूँ। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये डाउट पूछा था कि एएलपी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक्चुअली मुझे भी इतनी जानकारी उस बारे में नहीं थी, इसलिए मैंने एक एएलपी से कांटेक्ट किया जो आज हमारे साथ इस मीटिंग में ज्वाइन होने वाले हैं और वो खुद बताएंगे, आपके सारे डाउट वो खुद क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो मीटिंग की शुरुआत करने से पहले आप इनके चैनल को भी देख सकते हैं और चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, चेक कर लेना। तो पुलकित जी, इस मीटिंग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये मीटिंग रखने का मेन मोटो ये था कि मुझे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे और बाकी सोशल मीडिया पे बहुत सारे डीएम आए थे। बहुत सारे लोगों को ऐसे लग रहा था कि मैं खुद रेलवे डिपार्टमेंट से हूँ, तो वो मुझे अपना डाउट पूछ रहे थे कि बाबा मुझे एएलपी बनना है, तो कैसे बने, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो मैं तो उनके डाउट्स उतने क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं ये चाहता था कि उनके ये डाउट्स क्लियर हो। तो कोइंसिडेंटली आपसे मुलाकात हो गई, तो क्यों ना ये डाउट्स आप ही से क्लियर करवा लूँ, इसलिए मैंने आज ये मीटिंग रखी है। तो सबसे पहले मीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। और ये मीटिंग की आज हम शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन लोगों को दो जो ये वीडियो देखने वाले हैं। मेरा नाम पुलकित पाल है और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। मैंने एएलपी का एग्ज़ाम जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म फिलअप किया था और एग्ज़ाम हमारा जो क्लियर हुआ था वो फाइनल मेरिट जो आई थी 2019 में आई थी और तभी हमारी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई थी सितंबर में। तो मैंने 27 सितंबर 2019 को इंडियन रेलवे में एज एन एएलपी ज्वाइन किया था। तो और मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद एएमआई परस्यूम किया भी एएमआई में। एएमआई शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो एएमआई चल रहा है, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आपकी सारी स्टडी और देहरादून से है कि कहीं और से है? हाँ, नहीं, देहरादून से। देहरादून में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून है, कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून, वहीं से कॉलेज किया है। ओके। और एएमआई तो ऑल ओवर इंडिया है, वो तो आप कहीं से भी कोई अच्छा भी कर अच्छा। सकते ओके। हैं। उसके अलावा मैंने 3 साल एक जैपनीज एमएनसी में प्राइवेट जॉब भी किया था। ओके। 2014 में मैंने डिप्लोमा पास आउट किया, उसके बाद 3 साल प्राइवेट जॉब की। जैपनीज एमएनसी है एक जेटेक सोना ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड। तो ओके। बस यही है, उसके बाद तैयारी की तो फिर यहाँ पे हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं अगला क्वेश्चन मेन इस टॉपिक के अनुसार पूछता हूँ कि एज अ एएलपी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? देखो, बहुत ही कम लोगों को पता होगा, मतलब सबको यही पता है कि जो ट्रेन को चलाते हैं वो 2 लोग होते हैं, लोको पायलट और एएलपी। एएलपी। एएलपी असिस्टेंट होता है लोको पायलट का। पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों की बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बराबर है। जितना ही किसी भी ऑपरेशन के लिए जितना जिम्मेदार लोको पायलट है उतना ही एएलपी भी है। चाहे वो उसकी जिम्मेदारी हो, चाहे उसको सजा मिलने वाली बात हो, कभी कोई गलती होगी तो वो दोनों की बराबर मानी जाएगी, कोई सीनियरिटी नहीं देखी। हालांकि एलपी जो होता है लोको पायलट बहुत सीनियर होता है एएलपी से ना, पता होगा आप लोगों को, हाँ, बहुत सीनियर होता है वो। पता है। मतलब दोनों को बिल्कुल बराबर माना जाता है। तो बस सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज है, दोनों को अपनी ड्यूटीज ही करनी होती है, कोई एक दूसरे की ड्यूटीज नहीं कर सकता, सबसे पहली बात यह है। ओके। तो जो एएलपी का काम है, हाँ बताइए। नहीं, मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछने वाला था कि अगर एक ट्रेन एक स्टेशन से डिपार्ट होने वाली हो, तो एक एएलपी क्या करता है डिपार्ट होने से पहले? मतलब जब हम लोगों का चार्ज लेते हैं, यस, हाँ, राइट। जब हम अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं वहां से पूछते हैं। एग्जैक्ट एग्जैक्ट, यस सर। अच्छा अच्छा, तो जब हम अपनी ड्यूटी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें बता दिया जाता है लॉबी से कि भाई इस लाइन पे आपकी ट्रेन आ रही है। मैं ये जनरल देखो, आपको पता है 2 टाइप की ट्रेन चलती है इंडिया में। एक तो गुड्स ट्रेन, फ्रेट ट्रेन जिसे बोलते हैं, और पैसेंजर। यस। तो मैं अभी फ्रेट में हूँ, तो मैं अभी ज्यादा फ्रेट के बारे में आपको ज्यादा डिटेल में सही से बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, है ना। ओके। पैसेंजर का मैंने सुना है, अभी ड्यूटी की नहीं है तो उसके बारे में अभी बात करना सही नहीं है। ओके। तो फ्रेट का बताता हूँ, जब हम लॉबी में जाते हैं तो हमें बता देते हैं कि ये आपके एलपी हैं और ये आपको इस नंबर पे ये वाला लोको नंबर है, इस ट्रेन इस लाइन पे आएगी। हम वहां चले जाते हैं। जब हम उस लाइन पर जाके खड़े होते हैं तो हम अपना लोगो देखते हैं, ठीक है। लोगो आ रहा होता है, मतलब ट्रेन आ रही होती है। हम मेनली क्या करते हैं, ट्रेन से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब है मेन लोगो।
जो लोकोमोटिव लगा है, हम उसी का इंचार्ज, हम हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लोगों की है। ओके। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करते हैं जाते ही। हम्म। तो लोगों को चेक करने से के लिए सबसे पहले तो हम अपनी जो, आपको पता है, हेडलाइट होती है, फ्लैशर लाइट होती है, मार्कर लाइट होती है, यस। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं, हम्म। क्योंकि इनके बिना लोगों आगे जा ही नहीं सकता। वहीं पे फेल है, हम चार्ज लेना मना कर देंगे कि कोई भी डिफेक्टिव इनमें से कोई भी चीज मिलती। ओके। उसके बाद हम आगे, आपने कपलिंग देखी होगी, सीबीसी कपलिंग होती यस सर। है ना, जिससे जुड़ता है कोई भी लोगो जरूर, हाँ पीछे देखिए। ट्रेन। हम्म। वो चेक करना सबसे जरूरी है, वो चेक करते हैं। बफर जो आगे लगे होते हैं तो वो चेक करते हैं, नीचे मतलब सारे कंपोनेंट चेक करते हैं कि ट्रेन ऑपरेशन के लिए रेडी है या नहीं है। वो काम एएलपी का है, वो काम लोको पायलट का नहीं है, वो काम एएलपी का है। ओके। एएलपी नीचे से पूरा चेक करेगा, नीचे पूरा, पीछे अंडर फ्रेम चेक करेगा, लोगों का अंडर फ्रेम होता है ना, कहीं पे कोई पार्ट टूटा नहीं है, लटका नहीं है, ब्रेक शू लगे हुए हैं या नहीं है ना, ओके। पीछे से गाड़ी कनेक्ट लोगों से है या नहीं है, पाइप जो होते हैं बीपीएफपी पाइप होते हैं वो कनेक्ट है या नहीं है, कनेक्शन पाइप कनेक्शन भी हो तो उनके वॉल्व होते हैं, हम्म। वो चेक करने होते हैं कि वो ओपन है नहीं है। मान लो पाइप तो कनेक्ट है और वो वॉल्व ओपन नहीं है तो प्रेशर पीछे जाएगा नहीं। तो ये सब चेक करना होता है। आगे हेडलाइट, प्रेशर लाइट, फिर उसके बाद अगर डीजल लोको है तो उसमें फ्यूल कितना है, हमें भराने की जरूरत तो नहीं है, और डलवाना है, ऐड करवाना है। ल्यूब ऑयल चेक करते हैं। उसके बाद वाटर लेवल चेक करते हैं। वाटर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वाटर लेवल अगर कम होगा, पानी नहीं रहा लोगों में, तो लोगों कहीं भी बंद हो जाए। ओके। मेन ब्लॉक सेक्शन में तो ये ड्यूटीज हैं अपनी। उसके बाद हम जो लोगों की लॉगबुक होती है वो चेक करते हैं कि पहले कोई मेंटेनेंस चल तो नहीं रही है, अगर चल रही है तो वो किस चीज की है। फिर उसको हम अपने जो कंसर्न अधिकारी होते हैं उनको बता देते हैं। ओके। चलिए, आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी रिगार्डिंग कि एक एएलपी की क्या ड्यूटी होती है। तो अगला क्वेश्चन मैं इसी रिगार्डिंग पूछने वाला हूँ कि फॉर बिकमिंग एन एएलपी कौन सी एग्जाम हमें अलॉट की होती है? एग्जाम यस। मतलब जो वैकेंसी आती है जब हम फॉर्म राइट फिलअप राइट करते हैं वो एग्जाम देते हैं। राइट अच्छा राइट। अच्छा। तो तो आपको पता है रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी जो है वो रिक्रूटमेंट करता है एएलपी के लिए। तो इसकी कंबाइंड वैकेंसी निकलती है टेक्नीशियन के साथ। आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन ऐसे करके टैगलाइन आती है, मतलब जो एडवर्टीजमेंट आता है वो इस तरीके से आता है। तो उसमें टेक्नीशियन और एएलपी की दोनों कंबाइंड ज्वाइनिंग होती है। उसमें पोस्ट जो होती है वो आपको पता है। बाकी आप लोगों को पता होगा कि जो हम बोर्ड वाइज भरते हैं, पूरे देश में बोर्ड बने हुए हैं ना आरआरबी के, राइट। कि इस बोर्ड दे, तो वहां से हम अपने अपने फॉर्म फिलअप कर देंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी कोई एएलपी बनना चाहता है ना, वो हमेशा अपने घर के पास का ही भरे। आप लोगों को आज तो लगता होगा कि वहाँ की मेरिट कम गई है या यहाँ की मेरिट कम गई है, रिक्रूट मतलब ले लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं, बाद में बहुत दिक्कत होती है, आप लोगों को घर से दूर रहना पड़ता है, वो आप बाद में फेस करोगे। अभी इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो घर से दूर ही रहते हैं। तो हमेशा कोशिश करें बिल्कुल अपने घर के पास का ही भरें, क्योंकि आपको बताऊं, जो कट ऑफ के चक्कर में जो लोग भरते हैं इधर उधर की, दूर भर दिया, कोई बैंगलोर भर दिया, कोई कहीं भर दिया, वो फिर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, कट ऑफ क्लियर हो जाती है सबकी। ऐसा कुछ नहीं कि कट ऑफ क्लियर नहीं हो, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, लेकिन अपने घर के पास का भरोगे तो ज्यादा बेटर है। मेरी जो ड्यूटी है वो मेरे घर से 60 किलोमीटर है, तो मुझे भी जब ड्यूटी आती है तो मुझे भी घर से खैर बाहर ही रहना पड़ता है। 1-2 दिन मैं भी रेस्ट में घर जाता हूँ डेली। तो मैं भी ये रनिंग की जॉब है, बहुत ज्यादा थक जाता है। तो बात चल रही थी हमारी एग्जाम की। तो एग्जाम मैंने बताया आपको, एएलपी का एग्जाम होता है, उसमें कंबाइंड रहता है टेक्नीशियन के साथ। तो 3 फेज में एग्जाम होता है, 3 टियर में, ठीक है। CBT 1, CBT 2 और CBT 3 एग्जाम होता है। CBT 1 में आपका बेसिक जो मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, एप्टीट्यूड और वो जनरल नॉलेज है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और डिटेल सिलेबस इसके लिए एक अलग वीडियो बन सकती है ना। ओके। और उसके बाद CBT 2 जो है, CBT 2 में आपका रहेगा, जो CBT 1 है ना उसका पोर्शन तो रहता ही रहता है, थोड़ा सा परसेंटेज कम हो जाता है, वो पोर्शन तो रहता ही है, प्लस एक टेक्निकल वाला पोर्शन और जुड़ जाता है। ओके। और टेक्निकल भी मतलब मैं कहूँ तो 2 तरीके से जुड़ता है। एक तो पूरा पार्ट बी होता है, CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ओके। पार्ट ए में आपका जो फर्स्ट पेपर था ना CBT 1, उसका कुछ क्वेश्चन आता है, मतलब मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस और वो आता है। उसके अलावा पार्ट ए में ही एक और होता है, उसमें थोड़ा सा आपको साइंस से रिलेटेड पूछते हैं। और उसके बाद आपका पार्ट भी होता है, वो पूरा टेक्निकल होता है, आपके ITI लेवल का आता है पूरा पूरा। वो कोई भी ट्रेड जो आप चूज करेंगे फॉर्म भरते समय, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना, उस समय आपको एक ट्रेड चूज करने को दिया जाएगा कि आप पार्ट बी को कंप्लीट करने के लिए कौन सी ट्रेड लेना चाहते हैं।
वहां पर आप जो ट्रेड चूज करेंगे वही आपको पार्ट बी में आएगा। अब आपको पता है आईटीआई में बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, है ना। एयर कंडीशनिंग होती है, आरएसी होती है, डीजल मैकेनिक होती है। जो भी आप चूज करेंगे उसी का पेपर आपको आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको सब देना पड़ेगा। ओके। और उसके बाद सीबीटी 3 होता है, वो साइकोलॉजिस्ट टेस्ट होता है, वो तो खैर अच्छा आता है, बढ़िया टेस्ट आता है, वो क्लियर करना होता है। फिर इन सबकी एक कंबाइंड कट ऑफ बनती है लास्ट में, वो डिसाइड करती है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आपको ज्वाइनिंग कब मिले। अगर आपके कट ऑफ के मतलब आप अच्छे नंबर है ना आपके, काफी आपने काफी अच्छा स्कोर किया है, तो आपकी ट्रेनिंग जल्दी होगी, आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी, और मतलब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी तक भी कई 2-2 साल लग जाते हैं लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होती है, भले ही उन्होंने कट ऑफ भी क्लियर कर। ओके। तो ये एग्जाम का रहता है। अच्छा, ये भी इंफॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल थी। इसी इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट ने आरआरबी की ये एग्ज़ाम पास कर ली और वो कट ऑफ में बैठ गया, तो उसके आगे प्रोसीजर क्या होगी एएलपी के ज्वाइनिंग तक? अच्छा, तो जैसे ही आपको पता चल जाता है, आपका रिजल्ट आता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर है, तो आरआरबी की तरफ से भी आपको मेल आता है, आपका खुद का जो मतलब आईडी है उसके अकॉर्डिंग नंबर पे आपको मैसेज वगैरह आता है कि आपका कट ऑफ क्लियर है। उसके बाद फिर आरआरबी रिलीज करती है डीबी और मेडिकल के लिए लेटर रिलीज करती है, एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज करती है, और डेट रिलीज करती है कि कब आपका कौन से पैनल में पड़ेगा, ठीक है, कब आप आओगे, ये सब बनता है। उसके बाद जैसे ही आप अपने पैनल के हिसाब से आप अपना डीबी कराने जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डीबी कहाँ पे होगा और किस तारीख को होगा, और मेडिकल कब होगा और किस तारीख को होगा, ये सब आपको पता चल जाता है। फिर आप डीबी कराने जाते हो। अब डीबी के लिए भी डीबी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन रहता है करना, आपको बहुत सारे प्रूफ्स ले जाने पड़ते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ते हैं। उसके अलावा भी आपको जो आपका मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है ना, ओबीसी एससी एसटी, इनके लिए ये आपको अपने सिटी मजिस्ट्रेट से लेके जाना पड़ता है अटेस्टेड करवा के। तो इसमें काफी समय लग जाता है, तो इसके लिए आपको मतलब बिल्कुल अपडेट रहना पड़ता है एकदम से। अगर आपने डिले किया तो आपका छूट सकता है वहाँ पे। उसके अलावा अपना बैंक अकाउंट वगैरह तो सभी का रहता है, एसबीआई में हो ज्यादा प्रिफरेबल है ना। तो ये सब आपको डीबी में जाना पड़ेगा लेके। अब आप डीबी करने जाओगे तो वहीं से आपको साथ साथ मेडिकल भेज देंगे। अच्छा देखो, ये जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ ये एनआर का है, नॉर्दर्न रेलवे का। ओके। और बाकी जोन में ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सब जगह सेम होगा, कुछ ओके। जगह थोड़ा अलग हो सकता है, ओके, ठीक है। चलेगा। तो और सैलरी के मतलब सैलरी के रिगार्डिंग भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो भी थोड़ा अच्छा होता। हाँ, सैलरी तो एक बहुत बड़ा मतलब नहीं मेजर मतलब फैक्टर मैं है इस मैं जॉब में। आपकी खुद की नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ इन जनरल पूछ रहा हूँ कि स्टार्टिंग कितनी होती है और हाँ एज मेरी ए। मेरी अगर मैं अपनी सैलरी बता भी दूं तो वो मतलब जस्टिस नहीं है आपको, मतलब किसी को भी बताने के लिए ना। अगर आप बता दो कि इस बंदे की इस एएलपी की सैलरी यहाँ पे इतनी है, हाँ। तो अब फिर बाद में कोई तैयारी करता है और वो ज्वाइनिंग करता है और उसका एएलपी में हो जाता है, और वो फिर जब उसकी सैलरी आएगी ना हम्म। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। ओके। तो ये बताना बिल्कुल सही नहीं है, किसी एक बंदे की सैलरी से आप अंदाजा लगा सको कि एएलपी की सैलरी कितनी है। अच्छा अच्छा, ओके, तो बस ये, चलो इस हाँ टॉपिक को यहीं पे क्योंकि छोड़ देते हैं, फिर कोई इशू नहीं। हाँ ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ओके ओके, चलेगा। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटकर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बहुत दिन से मेरे मन में था। अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में एलपी लोगों को आगे बढ़ा नहीं पाता है तो क्या ये चार्ज एएलपी ले सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। हमें खुद ट्रेनिंग में बताया, हमने इंस्ट्रक्टर से पूछा है, सबसे पूछा था। हमारे भी दिमाग में क्वेश्चन था जब हम एएलपी बने उसके बाद से कि भाई हम एएलपी पीरियड में ट्रेन चला सकते हैं क्या। तो ये बिल्कुल भी लीगल नहीं है, बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता इंडियन रेलवे। आपको एक फर्स्ट कंडीशन बताऊं, ऐसा होना नहीं चाहिए कभी किसी के साथ। फर्स्ट कंडीशन हमें बताया था, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी वहां पे बताया गया था कि हम उन्होंने सबसे वर्स्ट कंडीशन हमें बताई थी कि एक बार क्या होता था, तो मतलब एक ट्रेन ऑपरेशन चल रहा था, लोको पायलट थे और उसमें एएलपी थे। तो लोको पायलट को वहां पे हार्ट अटैक आ गया ओ। और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ओ। पर एएलपी को परमिशन तब भी नहीं है गाड़ी चलाने की। ओ। उसको सिर्फ एक परमिशन है कि इमरजेंसी लगाकर वहीं पे ट्रेन को खड़ी कर दे ओके। और फिर अपने अधिकारियों को इसकी सूचना खबर दे कि भाई उनको इन्फॉर्म करे कि ऐसा ऐसा इस सेक्शन में यहाँ पर ये किलोमीटर नंबर है, हमारे साथ ये घटना हो गई है।
फिर उसके बाद उधर से रिलीफ आएगा, रिलीफ इंजन आएगा उस गाड़ी को ले जाने के लिए, या कोई भी और जो ऑथराइज पर्सन है वही ट्रेन को चला सकता है। एएलपी ऑथराइज नहीं है ट्रेन चलाने। ओके एएलपी सिर्फ लोको पायलट को असिस्ट करने के लिए, ओके, ये तो जो बहुत ऑथराइज है ट्रेन को चलाने के लिए वो लोको पायलट। ये जानकारी बहुत ही बढ़िया थी। मेरा बहुत दिनों से ये डाउट था, आज आपने क्लियर कर दिया, उसके लिए थैंक यू। और बिल्कुल। ये आज अगर की कोई मीटिंग। आपको ये भी कहता है कि एएलपी ट्रेन चला लेते हैं या मैंने चलाई है, कोई भी बोल देगा ऐसे कि मैंने ओके ट्रेन चलाई है, एएलपी ऐसा बोल दे, तो वो गलत है। वो या तो झूठ बोल रहे होंगे या फिर मतलब सही नहीं है वो चीज ओके ना। ओके ओके वो रेलवे के हिसाब से बिल्कुल भी लीगल नहीं। ओके। चलेगा, तो चलो आज की मीटिंग का एक लास्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकता, लेकिन ये मीटिंग का एंड है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी ये वीडियो देख के एएलपी की प्रिपरेशन करें, उनके लिए कुछ एडवाइस आप दो। एडवाइस तो यही है कि अब कंपटीशन काफी बढ़ गया है पहले से ज्यादा, है ना। अब मेरिट बहुत जाती है, तो अब इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है जॉब को। जैसे पहले हो जाता था, पहले 60-65 के आसपास मेरिट जाती थी, अब 75 से ऊपर जाती है, 70-75। तो प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मतलब अच्छी करनी पड़ेगी आपको। ये मतलब डिमोटिवेट क्यों नहीं कि बहुत ज्यादा टफ हो गया एग्जाम, टफ नहीं हुआ है। आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है। तो वही आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, ठीक है। थोड़ा जो भी आपको मतलब ये है, जब आप मैथ पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, जनरल साइंस पढ़ते हैं ना, या जीके जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, वो एक अच्छे लेवल का पढ़िए आप। मतलब किसी ग्रुप डी या ग्रुप सी वाले से इससे कंपेयर ना करें, मतलब सीएचएसएल से के बराबर या उससे ऊपर का एग्जाम ये आता है। ओके। और एग्जाम तो की और तो यही डिफिकल्टी, मेन है। और एग्जाम की डिफिकल्टी कौन से लेवल तक होती है इन मतलब नॉर्मली देखा जाए तो? एग्जाम मैंने देखिए ग्रुप सी के तो बहुत एग्जाम दिया है मैंने, डीआरडीओ का भी दिया था, आरआरबी जेई भी दिया था, काफी एग्जाम मैंने दिए थे। और डिफिकल्टी का लेवल अगर इसमें माना जाए तो ये सीएचएसएल से थोड़ा, सीएचएसएल के आसपास का है। एसएससी सीएचएसएल जिसने दिया होगा ओके उससे थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है ये, ओके। और सीजीएल से काफी नीचे है। मतलब इतनी भी सीजीएल से डरने बहुत की जरूरत नहीं है और इतनी भी हल्के में लेने की ना, जरूरत नहीं ना, है। ना। ओके अगर आप नहीं, हल्के में लेना नहीं है और डरना भी नहीं है। अगर आप मेहनत अच्छे से करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। ओके। तो चलिए ये और सही मीटिंग। ओके रिसोर्सेज से अगर पढ़ेंगे, अगर आप सही रिसोर्सेज से पढ़ेंगे तो आपको कम टाइम में अच्छी नॉलेज मिलेगी। बाकी ओके। अदर रिसोर्सेज जैसे बहुत से कोचिंग सेंटर में महीनों महीनों ज्यादा रहते हैं लोग। हम्म। तो मतलब मैं आपको बताऊं 5 से 6 महीने में कोई भी एएलपी का एग्जाम निकाल सकता है बिल्कुल आराम से, अगर सही रिसोर्सेज से। ओके। तो ये जानकारी काफ़ी काफ़ी बहुत हद तक हेल्पफुल होगी हमारे फ्यूचर एएलपी के लिए, एएलपी के लिए। और अगर उनके कोई और डाउट होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपसे फिर मुलाकात हो और बाकी के डाउट भी बिल्कुल क्लियर हो बिल्कुल, जाए। कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तो आज की मीटिंग हम यहाँ पे रोकते हैं, और आपने अपना टाइम निकाल के मीटिंग ज्वाइन की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वेलकम। चलो, थैंक यू।